आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में चर्चित चेहरे क्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए जाने माने पुरातत्वविद पद्म विभूषण डॉक्टर बीबी लाल से भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी श्री भीम प्रकाश शर्मा। प्रोफेसर लाल, आपको 2000 में पद्म भूषण और अब 2021 में पद्म विभूषण के लिए नामित किया गया है। जाहिर है जब ये खबर फैलती है तो काफ़ी लोग फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, बधाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं। आप भी अपनी स्मृतियों में चले जाते हैं, जो आपने काम किया है उस पर एक दृष्टि डालना शुरू करते हैं। तो जब फ़ोन आने शुरू हुए और आपने अपनी स्मृतियों की तरफ देखना शुरू किया, कैसा महसूस किया आपने? मैं आपको बताऊं कैसे क्या हुआ। 25 तारीख की शाम को करीब 5 बजे ये हमारा लड़का हमारे कमरे में आया और कहने लगा, पापा हाईएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने कहा, भाई क्या आफत आ गई? कहता, आपको होम मिनिस्ट्री से टेलीफोन आया है, आपको पद्म विभूषण के लिए नामित किया गया है। आई वॉज एब्सोल्युटली सरप्राइज्ड। जब उसको जो देना होता है, जिसको देना होता है वही देता है। हम लोग झूठे ही समझते हैं कि हम करता है। जी, हमारी भारतीय संस्कृति ये मानती है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा शायद किसी व्यक्ति को मिलता नहीं ना। उर्दू की भी वही कहावत है, क़ब्ल वक्त बेशक किस्मत कुछ नहीं होता है, तो वही होता है। ये भी बात है कि मनुष्य कर्म से अपने भाग्य और अपने समय को भी बदल लेता है। और आपने संस्कृत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री करने के बाद में एक ऐसे विभाग की तरफ कदम रखा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग की तरफ आपके कदम बढ़े। पुरातन संस्कृति थी, पुरातन भाषा थी और पुरातत्व विभाग में आप कदम रख रहे थे। तो ये जो आपका सफ़र रहा, ये जो आपका कॉम्बिनेशन रहा, आप मानते हैं कि आपका कदम सही था? और कितना आनंद लिया आपने अपने इस सफ़र में? बहुत आनंद लिया है। 2 मुख्य पड़ाव के बारे में बताऊंगा पहले। जी ज़रूर। पहला पड़ाव है मैंने कैसे इस विभाग में प्रवेश किया, दूसरा कि मैं कैसे इस विभाग से निकल भागा। पहले पड़ाव की कथा ये ऐसी है, सन 1940 की बात है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बहुत खस्ता हालत में था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि इसको ठीक किया जाए। उस समय लॉर्ड वॉवेल जो थे वो वाइसराय थे। उनकी जान पहचान के डॉक्टर मॉर्टिमर व्हीलर थे, उनको ले आए यहाँ एज डायरेक्टर जनरल। ये दोनों एक दूसरे को सेकेंड वर्ल्ड वार में दोनों साथ साथ थे ईजिप्शियन फ्रंट पर, तो एक दूसरे को परिचित थे। ये व्हीलर साहब आए। व्हीलर ने देखा कि डिपार्टमेंट में यंग ब्लड बहुत कम है, ओल्ड लोग हैं जो कि इनएक्टिव हैं। तो उसका पहला काम ये था कि यूनिवर्सिटीज़ को उसने कांटेक्ट किया व्हीलर ने और उनसे कहा कि आप यंग स्टूडेंट्स को भेजिए ट्रेनिंग पे। तो इन्होंने पहला ट्रेनिंग कैंप सन 1944 में टेक्सला में खोला। करीब करीब 30 लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए। मैं अपनी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से नामित किया गया और आया। 3-4 महीने की फील्ड ट्रेनिंग थी। उसके बाद फिर वो कैंप ख़त्म हुआ। फिर व्हीलर महोदय ने दूसरा कैंप किया पांडिचेरी के पास अरिकामेडी एक जगह है, इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन, समुद्र के किनारे है वो, वहाँ ट्रेड हुआ करती थी। काफ़ी रोमन मटेरियल वहाँ मिला है। दोनों ट्रेनिंग कैंप होने के बाद सब लोग अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ में वापस चले गए। हम भी इलाहाबाद चले गए और अपना जो रिसर्च में हमने एनलिस्ट किया था वो करने के लगे। एक दिन सुबह हमने अखबार में देखा कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट इन द सर्वे। और क्वालिफिकेशंस दी थी, ये चाहिए वो चाहिए। एक उसमें क्वालिफिकेशन थी जिसको देख के हम एकदम अपसेट हो गए। उसमें लोअर एज लिमिट लिखी थी 25 साल और हम कुल 23 साल के थे। तो हमको बड़ी गुस्सा आई और हमने मॉर्टिमर व्हीलर को
एक पत्र लिखा। हमने लिखा, सर, आई हैव सीन दी एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स, द academic qualifications are all right, but the lower age limit is 25 and I am only 23. Now before I close the issue and gave it up, you please let me know, after 2 years, when I become 25, will I put in more brains in myself? व्हीलर उस समय टूर पर थे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में। उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे उन्होंने बाद में बताया क्या रिएक्शन हुआ व्हीलर पर। व्हीलर एकदम तेल मिला गया और उसने हमको तुरंत बिशु बाबू नाम था उनके जो प्राइवेट, बिशु बाबू से टेलीग्राम भेज दो, सजेस्ट अप्लाई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज। तो हमने अप्लाई कर दिया। उस समय सर्वे का हेडक्वार्टर्स शिमले में था। तो शिमले पहुंच के उसने यहाँ सेक्रेटरी जो थे उस वक्त डिपार्टमेंट था एजुकेशन, हेल्थ एंड लैंड्स, 3 एक साथ थे। तो इसके सेक्रेटरी थे टाइसन को उसने टेलीफोन किया कि ऐसा ऐसा है और एक हमारा ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिसे हम चाहते हैं, पर उसकी एज जो है 23 है, 25 नहीं है, आप इसको चेंज कीजिए। Now a hardened bureaucrat, Tyson, whose reply was well known, he said, no, this is not possible. तब फिर व्हीलर ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि देखिए, हमको वोवेल साहब ने स्पेशली बुलाया है इस डिपार्टमेंट को ठीक करने के लिए। अगर मेरे आप हैंड्स टाई कर देते हैं और जिनको मैं लाना चाहता हूँ उस डिपार्टमेंट में उनको नहीं ला पाऊँगा तो मेरा लक्ष्य नहीं पूरा होगा। मैं वोवेल साहब से कह दूँगा कि भाई ऐसा ऐसा है और मैं जा रहा हूँ वापस। तो यही ट्रम्प कार्ड काम किया और टाइसन ने एज लिमिट रिलैक्स की। ये पहली मरतबा हिस्ट्री में हुआ है यूपीएससी की कि एज लिमिट रिलैक्स की एक इंडिविजुअल के लिए। तब से वही 23 चल रही है। हर एक पद की अपनी कुछ गरिमाएं और अपनी सीमाएं होती हैं जिसके तहत आप काम करते हैं। तो 71 की बात है, शिकागो यूनिवर्सिटी ने हमें इनवाइट किया एज अलेक्जेंडर वाइट प्रोफेसर। यहाँ से मेरे एक रिश्तेदार ने एक न्यूज़पेपर कटिंग भेजी। उस कटिंग में लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड दैट पीपल कैन टेक रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 50। तो हम बड़े खुश हुए और हमने फ़ौरन वहाँ से एप्लीकेशन भेज दी कि मेरी 50 उम्र हो गई है और मुझे रिटायरमेंट दे दिया जाए। जब वहाँ शिकागो से वापस आया तो ये बात उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उनके पास पहुँची कि ऐसा ऐसा है। तो उनके आगे हमारी पेशी हुई कि आप क्यों रिटायर होना चाहते। तो उनके एक प्राइवेट सेक्रेटरी थे PN हक्सर साहब ने, वो बैठे थे, इंदिरा जी बैठी थी। हक्सर साहब ने शुरू किया क्वेश्चंस करने कि लाल साहब आप बहुत अच्छे हिंदू मालूम पड़ते हैं। हम कहा इसमें मेरी क्या गलती है, हिंदू घराने में पैदा हो गया तो हिंदू हो गया, मुसलमान में पैदा होता तो मुसलमान हो गया था, ये तो कोई मेरे हाथ की बात नहीं। कहने लगे हिंदू धर्म में लिखा कि 25 साल तक आप सेकंड स्टेज में आप गृहस्थ, थर्ड स्टेज में वानप्रस्थ और फोर्थ स्टेज में संन्यास के। तो आपने 50 साल की उम्र कर ली है और आप अब वानप्रस्थ में जाना चाहते थे रिटायर होकर। हमने कहा इसमें मेरी गलती तो नहीं है, गवर्नमेंट की गलती। उन्होंने ये अनाउंस किया, हमने उसका फ़ायदा उठाया। खैर बहुत डिस्कशन होता रहा। इंदिरा जी इंसिस्ट की कि नो यू शुड कंटिन्यू। प्रोफेसर नूरुल हसन मिनिस्टर होकर के आए, ये इलाहाबाद में मेरे साथ थे। तो जब वो आए तो मैं उनको विश करने उनके उसमें चैम्बर में गया तो हमने गेट पे सामने हम मैं कमिश्नर बोले लाल साहब सर आप इस्तेमाल न कीजिए, सर ब्यूरोक्रेट्स के लिए होता है, ये सेक्रेटरी साहब हैं, ये भले ही सर करें, आप एकेडमिक एक दूसरे को सर नहीं कहते। हमने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एक शिकायत लेके आया हूँ। बोले क्या? हमने कहा कि आपने सख्त गलती की है कि आप प्रोफेसरशिप छोड़ करके
और यहाँ मिनिस्टर हो करके आए। अरे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे आप, किताबें लिखी थी, अब यहाँ कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आपकी इस गलती का खामियाजा मैं उठाऊँगा, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। खैर वो आसानी से तो मिली नहीं। एक दिन पार्लियामेंट का सेशन था, तो पार्लियामेंट की जैसी ट्रेडिशन होती कि वो मिनिस्टर के रहता है और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पीछे बैठना पड़ता है। तो उसके बाद उन्होंने लंच के लिए कहा कि आ जाइए। तो हमने उनसे कहा साहब मेहरबानी करके अब तो छोड़ दीजिए। खैर किसी तरह से उन्होंने एक आध साल के बाद हमको छुट्टी दी। तो इस तरह से निजात मिली डिपार्टमेंट से। लेकिन जो आपकी रुचि थी रामायण काल का, जो भारतीय संस्कृति थी, जो स्थान थे वहाँ जिस तरह का रहन सहन था, दूसरा सरस्वती नदी को लेकर के भी आपकी काफ़ी उत्सुकता थी, क्योंकि आप संस्कृत स्कॉलर थे और आपने देखा कि हड़प्पा संस्कृति से सरस्वती का जुड़ाव है और जो आकर के राजस्थान तक वो आता है, और उसके बाद आपने वहाँ पे खोज करनी शुरू की। तो ये जो सरस्वती नदी के प्रति आपका जो लगाव था, रामायण काल के प्रति जो आपकी इच्छा थी जानने की, उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते? देखिए, जब मैं पढ़ता था 6वीं या 7वीं दर्जे में होगा, तो टीचर्स जो थे उन्होंने कहा कि देख हिंदुस्तान में आर्य लोग जो हैं वो बाहर से आए, वो नोमैड्स थे, उनके क्या गलती, जो ब्रिटिश ट्रेडिशन चली आ रही थी उन्होंने कहा महाभारत और रामायण दोनों ही जो है इनका कोई बेसिस नहीं है, ये मनगढ़ंत हैं, ये भी ब्रिटिश ट्रेडिशन से चला आ रहा है। हमको बहुत बुरा लगा, पर हम कर क्या सकते थे, 6-7 दर्जे के स्टूडेंट्स। मगर ये बात मेरे दिमाग में घुस गई। जब सर्वे ज्वाइन किया तो मुझको एक्सकवेशन ब्रांच के चार्ज दिया गया, दैट वाज द फर्स्ट चार्ज गिवन। तो हमने देखा ये तो बड़ी अच्छी भाग्य की बात है कि हमको खुदाई वाले डिपार्टमेंट में रखा गया और खुदाई से सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। इत्तेफाक से जितनी महाभारत की साइट्स हैं आज भी वही नाम रखती हैं जो पहले थी। हस्तिनापुर आज भी हस्तिनापुर है, मथुरा आज भी मथुरा है, कुरुक्षेत्र आज भी। तो हमने कहा कि जगह तो वही है, अब देखें इनमें क्या है। तो हमने उनका एक्सप्लोरेशन शुरू किया। एक्सप्लोरेशन से हमको एक विस्तार में हो गया है, हो जाएगा। पर मैं बताऊँ कि कैसे चीज़ें एक दूसरे से लग के आगे बढ़ती हैं, जुड़ती चली जाती हैं कड़ी से कड़ी। तो वहाँ पे इन सब जगहों में एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन हमें मिले। ग्रे रंग के बर्तन हैं, थाली, कटोरा, गिलास, लोटा, इस और उन पर पेंटिंग है काली। तो हमने उसका नाम रखा पेंटेड ग्रेवर। ये पेंटेड ग्रेवर हर महाभारत की साइट के नीचे स्तरों से मिला। अब ये महत्वपूर्ण बात है, ये सारे स्थान एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, पर इससे ये तो सिद्ध नहीं हुआ कि महाभारत की कथा जो है वो सत्य है। ये कार्बन 14 डेटिंग एक मेथड है जिससे इस पॉटरी की तिथि 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व की आती। तो इस दौरान में ये सब जगहें थी, पर हिस्टोरिसिटी ऑफ द महाभारत तो इस्टेब्लिश नहीं हुई इससे। तो हमने कहा महाभारत की जो मुख्य साइट है हस्तिनापुर, वहाँ खुदाई करूँ। हस्तिनापुर की खुदाई हमने ली। हस्तिनापुर मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, गंगा नदी के दाहिने किनारे पर। उत्तर से दक्षिण करीब 1 किलोमीटर का विस्तार है इसका। एक ट्रेंच हमने पश्चिम से पूरब राइट अक्रॉस दी माउंट लगाई। पूरब की तरफ नदी थी, पश्चिम खैर खाली था। हमने देखा खुदाई में, जब पता पड़ा तो देखा कि उसके पश्चिम की ओर तो पेंटेड ग्रेवर मिल रहा है, पूरब की तरफ नहीं मिल रहा। हम बड़े चक्कर में, क्या बात है क्या नहीं है। रात को नींद नहीं आती थी। एकाएक एक रात को दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नदी ने वो पूर्व हिस्सा काट दिया हो। तो हम रात को 1 बजे पेट्रोमैक्स लेकर के जो चौकीदार थे उनके कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर के टीले पे गए और हमने एक्सप्लोरेशन किया। तो हमको लगा कि इस जगह से ये सब कट गया है। हमने ट्रेंच लगाई वहाँ पे, तो हमने एक एरोजन लैंड मिली,
वो मटेरियल जो खोद के गिरा था वो टीले के टो पे गिरा, और यहाँ तक कि जब हमने नदी में बोरिंग की तो 15 मीटर नीचे वो मटेरियल नदी से निकला। तो ये निश्चित हो गया कि एक नदी ने इसको काटा। फिर हमने लिटरेचर को देखना शुरू किया, तो वायु पुराण और मत्स्य पुराण में महाभारत वार के बाद की जो सारी लिस्ट दी हुई है डायनेस्ट रूलर्स की, परीक्षित से डाउनवर्ड्स, उसमें क्या नाम, एक 5वें रूलर थे निचक्षु। उसमें ये वर्णन आता है, गंगया अपहृते तस्मिन् नगरे नागस आवहे त्यक्त्वा निचक्षु नगरम कौशाम्ब्याम स निवसति। गंगा में बाढ़ आने से हस्तिनापुर बह जाएगा, निचक्षु कौशाम्बी में अपनी राजधानी ले जाएंगे। तो हमने फिर कौशाम्बी की खुदाई प्रोफेसर GR शर्मा ने की थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। उसमें उनको नीचे के स्तर में पेंटेड ग्रेवर मिला, मगर वो क्रिस्प पेंटेड ग्रेवर नहीं मिला, फाइन नहीं मिला, डिजेनरेटेड पेंटेड ग्रेवर मिला, जो कि हस्तिनापुर में जिस वक्त बाढ़ आई थी उस समय शुरू हो गया था, यानी उसकी डिटेरियोरेटेड स्टेज। तो दोनों का कनेक्ट हो गया। अब उसी जीनियोलॉजी की लिस्ट में 24वें नंबर पर उदयन का नाम आता है। उदयन बड़े मशहूर राजा थे, बुद्ध उनके यहाँ आए थे, ठहरे थे कौशाम्बी में। बुद्ध की डेथ हो गई थी 483 BC में। इसके मानिए कि लगभग 500 ईसा पूर्व में उदयन राज करते थे। अब प्रश्न किया कि 500 से 24 राजा पहले के थे, वो कितने साल हो गए। तो हमने लोगों के पारिस्टन ने एक्सरसाइज की थी, उनके आते थे 18 साल एवरेज, और लोगों ने किए। तो हमने कहा कि हम क्यों ना एक्सरसाइज करें। तो हमने सारे हिंदू राजा मौर्य, शुंगा, कुषाण सब वो लिए, और इधर मुग़ल राजा सब कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके बहादुर शाह जफ़र तक सबका एवरेज निकाला। तो एवरेज निकला 13.55 से राउंड इट ऑफ टू 14 और इवन 15। अब 15 को आप 24 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 360 होते हैं। 500 में वो राज कर रहे थे तो 860 डेट आती उसके हिसाब से। इसके माने ये है कि अराउंड दिस एग्जैक्टली 860 तो होगा नहीं, करीब 900 BC या मैक्सिमम 1000 BC इसकी डेट आती वहाँ। जिस तरह से उसकी डेट निकली और उसका कोरिलेशन लिटरेचर से हो गया। तो ये संस्कृत का जो हमने पढ़ा था वो काम आया। आर्कियोलॉजिस्ट को लिटरेचर, एंशिएंट लिटरेचर ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर मेडिवल पीरियड का है तो मेडिवल पीरियड के लिटरेचर उसका करने से अच्छी पिक्चर बन जाती है। तो इस तरह से महाभारत का हम बड़े उत्सुक थे। पहले तो हमको काम करने को समय मिल जाता था जब लोअर पोस्ट से थे, जब डायरेक्टर जनरल भी तो समय नहीं मिला, फाइल ले जा करके घर पर करना पड़ती थी, तो हम फिर छोड़ दिए। फिर हमने रामायण साइट का प्रोजेक्ट लिया और सर्वे छोड़ करके ग्वालियर यूनिवर्सिटी में रहे 3 साल। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, उसमें हम गए और वहाँ के डायरेक्टर का चार्ज हमें। जियोलॉजिकल सर्वे से आप शिमला गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के। एडवांस स्टडी में, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में। तो वो कैसे गए वो भी इंटरेस्टिंग है। हमारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक लेक्चर था महाभारत पे। वहाँ पे क्या नाम, लेक्चर शुरू होने के पहले 3-4 लोग ऐसे इन्फॉर्म मिलते हैं। तो उस वक्त नूरुल हसन थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के डायरेक्टर थे, SC दुबे। तो दुबे जी ने कहा, वो बड़ी शुद्ध हिंदी बोलते थे, मध्य प्रदेश के थे। शिक्षा मंत्री जी लाल साहब से मैं कब से कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट में आ जाइए, ये आते नहीं हैं। हमने कहा देखिए दुबे जी, हमको फील्ड वर्क के लिए आदमी चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट, फोटोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन वगैरह वगैरह। तो नूरुल हसन ने खट से कहा कि अगर हम ये आपका प्रबंध करा दें तो आप जाएंगे? हम क्यों नहीं जाएंगे, ज़रूर जाएंगे।
तो वहाँ पे देशपांडे साहब हमारे सक्सेसर थे, वो भी बैठे हुए थे लेक्चर के पहले। तो उन्होंने खट से कहा, डायरेक्टर जनरल साहब, आप अपने डिपार्टमेंट से एक्सकवेशन ब्रांच को लाल साहब के साथ अटैच कर दीजिए, ये कोऑपरेटिव वर्क होगा सर्वे का और इंस्टीट्यूट का। तो इस तरह से मैं फील्ड में काम किया। फिर हमने अयोध्या, श्रृंगेरपुर 5 साइट्स ली थी जो वहाँ रामायण से संबंधित रिसर्च निकली। उसमें भी मतलब हिस्टोरिसिटी, दीज आर नॉट मनगढ़ंत। यहाँ तक कि भरद्वाज आश्रम इलाहाबाद में है, अगर आप कभी गए हों तो यूनिवर्सिटी से एक रोड आती है और सडनली वहाँ से ड्रॉप हो जाता है कर्नलगंज से। कर्नलगंज के पास ही भरद्वाज आश्रम है। प्राचीन समय में नदी इसी किनारे पे थी, ये बाद में खिसक गई है, अब एक बंद बना दिया है जो उसकी फ्लड नहीं आती है। तो गंगा के किनारे ये स्थान था, बिल्कुल फ्लैट है जैसे ये ज़मीन है इधर। आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि यहाँ पे बस्ती रही होगी। पर हमने कहा कि अगर इसमें कोई सच्चाई है कि भरद्वाज आश्रम है था, तो यहाँ पे हमको अवशेष मिलना चाहिए। तो वो म्यूनिसिपल पार्क था, वो सपाट होकर के भरद्वाज, हमने उसमें खोदा। खोदते ही हमें ऊपर गुप्तकालीन स्ट्रक्चर्स मिले, मूर्तियाँ मिली, सिक्के मिले। उसके नीचे फिर जाकर के सेंट डिपॉजिट था, उसमें एक पॉटरी होती है नॉर्दर्न ब्लैक पाल्सोर, ब्लैक पॉटरी एकदम हाईली शाइनिंग, जो कि अयोध्या में मिलती थी, वो मिली। तो उसकी एंटिक्विटी एस्टेब्लिश हो गई। इस तरह से खुदाई से ही पता पड़ती है कि ये भरद्वाज आश्रम ही था। फिर भी भारत में इतनी प्राचीन सभ्यता हमारी है कि कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जब शायद कुछ था नहीं तब भारतीय संस्कृति अपने चरम सीमा पे थी। लेकिन आज का युवा जो है वो प्रमाण मांगता है, और प्रमाण ASI उसके सामने खुदाई से रखती है। तो अगर इस तरह के काम लगातार होते रहें तो भारतीय संस्कृति की वो गाथाएं जो लुप्त हैं या केवल संस्कृत में उपलब्ध हैं, वेद में, पुराण में, उपनिषद में या उसके भाष्य में, वो लोगों के सामने आए। तो ये जो एक मिथ है लोगों का कि भारतीय संस्कृति के बारे में जो कहा जाता है ये मन गढ़ंत है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, शायद लोगों का रुचि इस तरफ बढ़े। देखिए, आपको एक विचित्र चीज़ बताएं, सरस्वती का आपने जिक्र किया है। सरस्वती की अपनी कहानी, अपना इतिहास जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे कि वेदों में सरस्वती के बारे में बहुत कुछ लिखा है, यहाँ तक कि एक पूरा मंडल जो है वो डिवोटेड है उसमें। और उसका लिखा है, ये गिरिभ्यो आसमत्रात, पहाड़ से आकर के समुद्र तक ही बहती थी और अब ड्राई है, कोई सरस्वती नहीं दिखती। सरस्वती नाम की एक छोटी सी नदी है, रूपड़ के पास से निकलती है, कुरुक्षेत्र तक आती, उसके बाद ड्राई हो जाती है। अब आजकल घग्गर के नाम से वो चलती है। तो ये नदी, हम लोग इसके किनारे एक कालीबंगन साइट है, वहाँ खोद रहे थे। तो एक इटालियन हाइड्रोलॉजिस्ट थे, वो भी हमारे साथ एसोसिएटेड थे। उनके गाइडेंस में हम लोगों ने नदी में बोरिंग की और उसमें प्रमाण ये निकला। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा एंटिक्विटी में, इंग्लैंड में, कालीबंगन डेथ फ्रॉम नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉज क्या था? सरस्वती के ड्राई होने से। नेचुरली सरस्वती ड्राई होने से फिर जो बस्ती कैसे चलेगी? जब पानी ही नहीं होगा तो कैसे रहेंगे? और कार्बन 14 डेट से ये करीब 2000 साल में ये घटना हुई, उसका कालीबंगन का अबंडनमेंट। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट एविडेंस मिला। क्या? वेद के समय में सरस्वती बहती थी, बड़ी प्रबल नदी थी, और 2000 के बाद वो ड्राई हो गई। अब ज़रा सोचिए इसका क्या अर्थ हुआ। इसका ये अर्थ हुआ कि वेद जो है वो 2000 ईसा पूर्व है। ये जो मैक्सवेल ने कहा 1213 सब बेकार है, बकवास। ये पक्का एविडेंस है कि एक सरस्वती जो वेद के समय में एक प्रबल नदी थी और 2000 में ड्राई हो गई, तो इसके मानी ये है
कि वेद जो हैं 2000 से पहले हैं। 2000 से पहले आप कितने पहले नहीं कह सकते हैं, मगर कम से कम ये तो मानना पड़ेगा कि 3rd मिलीनियम BC में वेद थे। अब दूसरी एक चीज़ देखिए, वेद में बड़ी स्ट्रेंजली, जैसे कोई वो ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक हो, उसमें एक है नदी सूक्त, उसमें 10वें मंडल में है ये, उसमें लिखा है इमे गंगे यमुने सरस्वती शतद्री एंड सो ऑन, एंड द लिस्ट गोज ऑन सीरियली राइट अप टू सिंधु एंड इट्स वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी। इसके मानी ये है कि वैदिक लोग इस एरिया में रहते थे। इमे गंगे यमुने यहाँ से लेकर के गंगा के उत्तरी भाग से लेकर सरस्वती वगैरह होते हुए सिंध नदी तक रहते थे, और वेद का समय 3rd मिलीनियम BC। अब क्वेश्चन आता है कि इस समय इस एरिया में कौन सी संस्कृति थी, और सिवाय सिंधु सभ्यता कहिए, हड़प्पन सभ्यता कहिए, ये आजकल हम लोग उसे, चूँकि सरस्वती में उस वक्त शुरू में खुली हुई थी नहीं थे, अब सरस्वती में सिंध की घाटी से कहीं ज़्यादा साइट्स हैं। सो ये सभ्यता इस एरिया में फैली हुई थी। इसके मानी ये है कि सिंधु सभ्यता और वेद एक सिक्के के दो पहलू। तो किस तरह से आर्कियोलॉजी से हमको बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं, और ये हम समझते हैं बड़ी ज़बरदस्त उपलब्धि है, क्योंकि इससे एकदम वो आर्यंस नोमैड्स थे, आर्यंस फलाने थे, बाहर से आए, सब झूठ है बिल्कुल। हमारी एक किताब है द ऋग्वेदिक पीपल, और उसमें क्वेश्चन करके हमने लिखा है ऋग्वेदिक पीपल, इन्वेडर्स मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इमिग्रेंट्स मार्क ऑफ इंटरोगेशन, और इंडिजिनस। उसमें हमने सारा एनालिसिस करके देखा है कि न तो वो इन्वेडर्स थे, न वो इमिग्रेंट्स थे, क्योंकि जो इन्वेडर्स की बात नहीं हुई तो इन लोगों ने पाश्चात्य विद्वानों ने ये कहना शुरू किया कि वो सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। वो भी हमने सारा विस्तार से दिखाया है कि कोई चीज़ सेंट्रल एशिया से यहाँ उस वक़्त नहीं आई है, और आखिर में ये हुआ कि इंडिजिनस थे। ये हड़प्पन सभ्यता जो है, इसकी अर्लियर स्टेजेस मिलती हैं, और 6th मिलीनियम BC में इसका आरंभ हुआ था, ये हमको इसका प्रमाण मिलता है। आर्कियोलॉजी और लिटरेचर के कोरिलेशन से बहुत कुछ निकल के आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि साहित्य हमेशा समकालीन होता है। आपने अभी उदाहरण दिया कि नदी कौन कौन सी बहती हैं, क्या क्या घटित हुआ। जैसे वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि जब राम पैदा हुए तो ये नक्षत्र थे, ये ग्रह थे, ये स्थिति थी, और उसको जब कंप्यूटर में फीड करते हैं तो एक एग्जैक्ट डेट तक निकल जाती है। जब रोहिणी नक्षत्र की बात आती है, अभी हाल ही में हमने कृष्ण जन्मोत्सव भी मनाया है, तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पे रोहिणी नक्षत्र जब आता है मध्य रात्रि में, तो आप निकाल सकते हैं कि कहाँ क्या स्थिति थी। आने वाली पीढ़ी को, जो इस समय युवा पीढ़ी है या इसके बाद आने वाली पीढ़ी जो भी 15-16 साल की है, आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम यही कहेंगे कि अपने पुराने गौरव को जानने की चेष्टा करें, और पुराने इतिहास को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरे, वो स्वयं भी जागृत हों। पुराने जैसे बस्तियां हैं, टीला है, हर एरिया में हैं, कहीं भी ले लीजिए, तो उनको थोड़ा सा उनको देखें क्या है क्या नहीं है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास लिख के भेजें कि ऐसी जगह है, हमारे नोटिस में आई है, आप देखिए। इस तरह से मदद कर सकते हैं। लाल साहब, स्मृतियाँ बहुत हैं आपके पास, अगर चर्चा करें तो सारा दिन निकल जाए तो भी हालांकि लाभान्वित होंगे हमारे श्रोता, पर समय का अभाव हमारे साथ है। आपने इतना वक्त दिया इस उम्र में, जब आप शतक पूरा कर चुके हैं अपने जीवन का। आकाशवाणी की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चर्चित चेहरे वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस क्रम के अंतर्गत अभी आप जाने माने पुरातत्वविद पद्म विभूषण डॉक्टर बीबी लाल से ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रहे थे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी श्री भीम प्रकाश शर्मा। ये कार्यक्रम
आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।